नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जीरो अकेडमी पे। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो चैप्टर था वो हमने क्लोज कर दिया है। बिल्कुल जो भी चीज़ें थी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड वो सभी चीज़ें हमने कर ली हैं। तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज आपको जो है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप जो है वीडियो को जो है आप हॉरिजॉन्टल मोड में कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिएगा। उसके बाद सारे प्रश्नों को जो है आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए देखिएगा, चलिए बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो में आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से थे। तो उनको हम कोशिश करते हैं उनको हल करने की। कि अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो पिछले सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, कि जब भी आपसे पूछा जाए स्तंभ लेख का निर्माण किसके द्वारा कराया गया और किस पत्थर से बनाए जाते हैं, तो जब भी बात आती है स्तंभ लेखों के निर्माण की, तो जो स्तंभ लेख थे उनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अशोक के द्वारा। और किस पत्थर के बनाए जाते थे? तो इसमें आपको याद रखना है चुनार का पत्थर। तो मैंने स्तंभ लेखों के बारे में डिटेल में आपको वीडियो में बताया हुआ है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि कौन से पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। चुनार का पत्थर। कहाँ से आता था ये पत्थर? तो ये पत्थर आता था आपका उत्तर प्रदेश से, ठीक है दोस्तों। इसी पत्थर को किस नाम से जाना जाता था? पीला पत्थर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो जब भी राजतरंगिणी पुस्तक की बात की जाती है तो राजतरंगिणी पुस्तक जो है वो कल्हड़ की रचना है। किसकी रचना है? कल्हड़ की। और इसमें किसके बारे में बात की गई है? कश्मीर पर चर्चा की गई है। किस पर बात की गई है? कश्मीर राज्य पर बात की गई है, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि भाई राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़, और इन्होंने कश्मीर के विषय पर चर्चा की हुई है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात की जाती है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो जब भी भारतीय अर्थशास्त्र की बात आती है तो भारतीय अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों में से कोई भी ऑप्शन मिल जाए तो आपको वही ऑप्शन जो है टिक करना है। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति के नाम थे। और इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई? तो जब भी बात आती है विष्णुगुप्त या चाणक्य की तो इन्होंने ही आपकी अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी, तो उसके लिए कौटिल्य आपको ऑप्शन में मिलेगा। और जब बात आती है राजनीति शास्त्र की तो भारतीय राजनीति शास्त्र के जनक किसको माना जाता है? चाणक्य को। इन्हीं के बारे में जब संविधान में बात की जाती है तो भारत में सबसे पहले संविधान जो है इन्हीं के टाइम पे लागू किया गया था। उसके बाद बात आती है भैया फान की रचना कौन सी है? तो फान की रचना की जब भी बात की जाती है तो फान की रचना थी फोको की। कौन सी रचना? फोको की। तो फान की रचना के बारे में बात की जाती है तो फान की रचना फोको की। और इस रचना को जो है विदेशी विवरणका की कैटेगरी में रखा जाता है। विदेशी विवरणका के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। उसके बाद देखिए हेनसांग की रचना की नाम। तो जब भी हेनसांग की रचना की बात की जाती है तो हेनसांग की रचना थी सीयू की। सीयू की बात आती है, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो जब भी बात आती है कन्नौज की, तो आपको पता है कन्नौज में इत्र फेमस है और कन्नौज के ही राजा थे राजा हर्षवर्धन। तो राजा हर्षवर्धन के टाइम पे ही भारत में कौन आया था? हेनसांग आया था। और ये दोनों फान और हेनसांग ये दोनों व्यक्ति कहाँ के थे? चीनी यात्री थे, ठीक है दोस्तों। इस बात को याद रखना कि ये दोनों यात्री कहाँ के थे? चीनी थे। उसके बाद मेगस्थनीज की रचना जब भी पूछी जाती है तो मेगस्थनीज की रचना आपसे पूछी जाए तो आपको याद रखना है इंडिका। तो इंडिका किसकी रचना थी? मेगस्थनीज की रचना थी। उसके बाद इब्न बतूता की बात आती है तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम था रहला, ठीक है दोस्तों। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रहला। उसके बाद बात आती है प्रागैतिहासिक काल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जब भी प्रागैतिहासिक काल की बात आती है कि किसके द्वारा की गई थी तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है डॉक्टर प्राइमरोज की। जब भी बात आती है भैया प्रागैतिहासिक काल की खोज किसके द्वारा? डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा की गई थी, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा कि जब भी बात आए प्रागैतिहासिक काल के खोजकर्ता कौन है तो डॉक्टर प्राइमरोज। उसके बाद बात आती है पाषाणकालीन औजार के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो जब भी देखिए दो पॉइंट है, एक है पाषाणकालीन औजार और दूसरा हस्त कुठार। तो जब भी पाषाणकालीन औजार की खोज की बात आती है तो पाषाणकालीन औजार की खोज हुई थी कर्नाटक के लिंगसुगर से। कर्नाटक के लिंगसुगर स्थान से। तो कर्नाटक के लिंगसुगर स्थान से किसकी खोज हुई थी? पाषाणकालीन औजारों की, ठीक है दोस्तों। पाषाणकालीन औजार कहाँ मिले थे? कर्नाटक के लिंगसुगर से। बात आती है हस्त कुठार के साक्ष्य कहाँ मिले? तो हस्त कुठार के बारे में मैंने आपको डिफाइन किया है पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। तो जब भी हस्त कुठार के साक्ष्य की बात की जाती है तो हस्त कुठार के साक्ष्य जो है वो हमको मिले थे पल्लवरम कर्नाटक से।
ठीक है, खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हस्त कुठार की खोज रॉबर्ट ब्रसफुट के द्वारा की गई थी, रॉबर्ट ब्रसफुट के द्वारा। रॉबर्ट ब्रसफुट के द्वारा किसकी खोज की गई थी? हस्त कुठार की खोज की गई थी। बात आती है आग की खोज किस काल में हुई थी? तो जब भी आग की खोज की बात की जाती है तो इसके लिए आपको याद रखना है पुरा पाषाण काल। कौन से काल में हुई थी? पुरा पाषाण काल में। लेकिन जब बात आती है सुव्यवस्थित प्रयोग कौन से काल में हुआ था? तो सुव्यवस्थित प्रयोग हुआ था नव पाषाण काल में। ठीक है दोस्तों, तो जब भी बात आए कि आग की खोज कब हुई? पुरा पाषाण काल में। सुव्यवस्थित प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? नव पाषाण काल में। बात आती है पहिए की खोज कब हुई? तो पहिए की खोज हुई थी आपकी नव पाषाण काल में। मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि जब मानव ने खेती करनी प्रारंभ की थी तो उसके बाद उस अनाज को घर तक पहुंचाने के लिए गाड़ी की आवश्यकता थी। तो गाड़ी के लिए क्या जरूरी होता? पहिया। तो पहिए की खोज तभी हुई थी। बात आती है मानव के स्थायी बसावट के साक्ष्य की। भाई पहले मानव जो है वो स्थायी नहीं था, लेकिन जब पहली बार वो स्थायी हुआ तो इस चीज के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? तो इस चीज के साक्ष्य हमको मिलते हैं मेहरगढ़ पाकिस्तान से। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़ पाकिस्तान से। तो मानव के स्थायी बसावट के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान से। अगला प्रश्न देखिएगा, कि अगला प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो जब भी आपसे भीमबेटका की गुफाओं की बात की जाती है तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? आपकी भोपाल में। कि जब भी आपसे पूछा जाए भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो भीमबेटका की गुफाएं भोपाल में स्थित है। और खोज किसके द्वारा की गई थी? विष्णु श्रीधर के द्वारा, विष्णु श्रीधर वांकड़कर के द्वारा, श्रीधर वांकड़कर, तो विष्णु श्रीधर वांकड़कर के द्वारा किसकी खोज की गई थी? भीमबेटका की गुफाओं की। बात आती है भाई धान की खेती के साक्ष्य। तो जब भी आपसे धान की खेती के साक्ष्य पूछे जाए तो धान की खेती के साक्ष्य हमको कहाँ मिले थे? कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से। कहाँ मिले थे? कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, जब भी बात की जाती है धान की खेती के साक्ष्य तो कहाँ मिले थे? साक्ष्य कहाँ मिले थे? कोल्डी हवा से। और धान के साक्ष्य की बात की जाती है तो धान के साक्ष्य हमको कहाँ मिले थे? हड़प्पा में। हड़प्पा में भी कहाँ पे? जो ईंटों से निर्मित चबूतरा था तो उसी चबूतरे पे हमको किसके साक्ष्य मिलते हैं? धान के साक्ष्य मिलते हैं। अगली बात आती है विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यता कहाँ की थी? तो जब भी आपसे ये पूछा जाए विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो जब भी आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। नदी पूछी जाए तो नदी कौन सी थी? यूफ्रेटस और टिग्रिस, या दजला या फरात नदी। नदी कौन सी थी? दजला और फरात, दो नदियां थी, दजला और फरात। तो इसी नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था। बात आती है विश्व की सबसे नवीनतम सभ्यता। तो जब भी आपसे विश्व की सबसे नवीनतम सभ्यता की बात की जाती है तो विश्व की सबसे नवीनतम सभ्यता कौन सी है? चीन की सभ्यता। विश्व की सबसे नवीनतम सभ्यता चीन की सभ्यता। नदी कौन सी थी? पीली नदी या होंगो नदी। तो जब भी आपसे बात की जाए पीली नदी या होंगो नदी के किनारे आपकी कौन सी सभ्यता का जन्म हुआ? चीन की सभ्यता। उसके बाद बात आती है संदर्भ लिपि के साक्ष्य कहाँ मिले? तो संदर्भ लिपि के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, आप वीडियो को जरूर देखिएगा। संदर्भ लिपि के साक्ष्य की बात की जाती है तो संदर्भ लिपि के साक्ष्य हमको कहाँ मिलते हैं? एक तो कब्रिस्तान एच से। तो जब भी बात की जाती है कब्रिस्तान एच की तो कब्रिस्तान एच के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो कब्रिस्तान एच और कब्रिस्तान R37 ये दोनों कहाँ पे थे? आपके हड़प्पा नगर में। तो एक तो साक्ष्य हमको कहाँ से मिले? हड़प्पा नगर से, और दूसरे हमको कहाँ से मिले? धौलावीरा से। कि धौलावीरा में जो हमने स्टेडियम बताया था, तो जब धौलावीरा के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्टेडियम में स्कोर बोर्ड लगाया गया था। तो इस स्कोर बोर्ड पे भी हमको क्या मिले? संदर्भ सभ्यता की लिपि के साक्ष्य मिले। बात आती है हड़प्पा सभ्यता का विश्व में सबसे पूर्वी बिंदु की। जब भी विश्व में या हड़प्पा सभ्यता की बात की जाती है तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने देशों में? 3 देशों में। कौन कौन से 3 देश? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जब भी पूर्वी बिंदु की बात की जाती है तो संदर्भ सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु भारत में स्थित है। भारत में भी कहाँ पे? आलमगीरपुर मेरठ में। आलमगीरपुर मेरठ में। नदी कौन सी है? तो मेरठ कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। बात आती है हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे पश्चिमी बिंदु। तो जब भी बात आती है भारत में सबसे पश्चिमी बिंदु, विस्तार 3 देशों में है। जब विश्व के स्तर पे बात की जाती है तो पश्चिमी बिंदु दूसरा होगा। जब भारत की बात की जाती है तो भारत में पश्चिमी बिंदु की बात की जाती है तो पश्चिमी बिंदु है नागेश्वर, गुजरात में। नागेश्वर गुजरात में। और गुजरात में भी कौन सी नदी के किनारे? तो दशक नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि नदी कौन सी थी? दशक नदी। उसके बाद देखिएगा, नहीं सॉरी दशक नहीं, दशक नदी के किनारे नहीं, साबरमती नदी के किनारे, साबरमती। ठीक है दोस्तों, जब भी भारत के पश्चिमी बिंदु की बात की जाती है तो नागेश्वर है गुजरात में, और कौन सी नदी के किनारे? साबरमती। बात आती है हड़प्पा के टीलों की खोज किसने की थी? तो जब भी आपसे हड़प्पा के टीलों की खोज की बात की जाती है तो हड़प्पा के टीलों की खोज की थी
अर्नेस्ट मैके ने, किसने की थी? हड़प्पा के टीलों की खोज की थी चार्ल्स मैसन ने। किसने की थी? चार्ल्स मैसन ने। कि जब भी बात आती है हड़प्पा के टीलों की खोज किसने की, तो चार्ल्स मैसन ने। उसके अलेक्जेंडर कनिंघम आएंगे जो इन टीलों का सर्वेक्षण करेंगे, सर्वेक्षण करने के बाद क्या करेंगे, उनका नक्शा जारी करेंगे। उसके बाद देखिएगा बात आती है भारतीय, अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जब भी बात आती है स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो स्थापना की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, क्योंकि 1899 से 1905 तक यही क्या रहते हैं, भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं, और वायसराय रहते हैं। तो लॉर्ड कर्जन ही किसकी स्थापना करेंगे आगे, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की। और इसका पहला हेड स्थापना किसके द्वारा की जाएगी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और इसका पहला हेड बनाया जाता है जॉन मार्शल को। किसको बनाया जाता है? जॉन मार्शल को। और इसकी स्थापना कब की जाती है? 1903 में। तो आपको याद रखना है कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1903 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया था? तो जब भी सिंधु घाटी सभ्यता की नाम की बात आती है तो नाम दिया था रफीक मुगल ने। किसने दिया था? रफीक मुगल ने। कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसके द्वारा दिया गया, तो रफीक मुगल। सैंधव सभ्यता का नाम पहली बार कब और किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया? तो जब भी बात आती है पहली बार कब प्रकाशित किया गया, तो सैंधव सभ्यता का नाम पहली बार 1934 में प्रकाशित किया गया था। लंदन की एक पत्रिका थी द वीकली लंदन। तो पत्रिका का नाम था द वीकली लंदन, और पत्रिका कहाँ की थी? लंदन की। और कब प्रकाशित किया गया? 1934 में। उसके बाद बात आती है रेडियो कार्बन पद्धति की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रेडियो कार्बन पद्धति के लिए आपको एक ही नाम याद रखना है, विलियर्ड्स एफ लिब्बी। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपसे बात की जाए विलियर्ड्स एफ लिब्बी की, तो इन्होंने किसकी खोज की थी? रेडियो कार्बन पद्धति की या C14 पद्धति की। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न देखिएगा भाई, अगले प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा नगर की खोज कब और किसने की थी? तो जब भी हड़प्पा नगर की खोज की बात आती है तो हड़प्पा नगर की खोज हुई थी 1921 में। अब 1921 में भैया किसके द्वारा की गई थी? तो जब भी हड़प्पा नगर की खोज की बात आती है तो हड़प्पा नगर की खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी। कि भैया हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। जब इन्होंने इस नगर की खोज की थी तो उस टाइम पे भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का अगर आपसे निदेशक पूछा जाए तो कौन थे उस टाइम पे? जॉन मार्शल। क्योंकि भैया जॉन मार्शल जब स्थापना की गई थी भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की, तो उसका निदेशक किसको बनाया गया था? जॉन मार्शल को। उसके बाद जौ और धान के साक्ष्य की बात आती है तो धान के साक्ष्य हमको कहाँ मिले थे? हड़प्पा में। और जौ के साक्ष्य भी हमको कहाँ मिले थे? हड़प्पा में। तो याद रखिएगा, धान और जौ के साक्ष्य हमको कहाँ मिले थे? हड़प्पा में। उसके बाद बात आती है मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। खोज किसके द्वारा की गई थी? R.D. बनर्जी के द्वारा। R.D. बनर्जी, राखालदास बनर्जी के द्वारा किसकी खोज की गई? हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1922 में। किसके द्वारा? R.D. बनर्जी के द्वारा। उसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा नगर में नाव के साक्ष्य किस टीले से मिले थे? तो जब भी आपको बात की जाती है हड़प्पा नगर की, तो हड़प्पा नगर में मैंने आपको 2 टीले बताए थे कि एक टीला जो है वो कहाँ था? रावी नदी के किनारे। तो रावी नदी के जो किनारे टीला था उसी को क्या कहा जाता था? दुर्ग टीला। क्या कहा जाता था? दुर्ग टीला। तो दुर्ग टीले को ही किस नाम से जाना जाता था? दुर्ग टीले को ही जो है आपके किस नाम से जाना जाता था? कि भैया दुर्ग टीला कौन सी दिशा में था? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमेशा आपको याद रखना है कि ये पूर्व दिशा में था। लेकिन जब भी बात आती है भैया इसका द्वार किधर खुलता था, तो इसका द्वार कौन सी दिशा में खुलता था? पश्चिम दिशा में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? पश्चिमी टीला या दुर्ग टीला। तो जब भी भैया नदी के किनारे कौन सा टीला बसा हुआ था? पूर्वी टीला है, लेकिन इसका नाम क्या था? पश्चिमी टीला। इसको मतलब जिधर गेट खुलता था उसी के नाम से इसके नाम को रखा गया। तो इसी टीले को जो इधर बसा हुआ था इसको पश्चिमी टीला कहा जाता। जो पूर्व में बसा था उसको जो पश्चिम में बसा था उसको पूर्वी टीला, और जो पूर्व में बसा था उसको पश्चिमी टीला। तो नाव के साक्ष्य कहाँ मिलेंगे? जहाँ नदी पास में होगी। तो नदी कौन से टीले के पास में थी? पश्चिमी टीले की। तो यहाँ पे जो है जब भी बात आती है कि दुर्ग टीला या पश्चिमी टीला, तो ये कहाँ बसा हुआ था? रावी नदी के किनारे। और नाव के साक्ष्य भी हमको कहाँ मिलते हैं? दुर्ग टीला या पश्चिमी टीले से। ठीक है दोस्तों, ये
30 क्वेश्चन मैंने आज वाले वीडियो में आपको बता दिए हैं कि जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो एक बार पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।